हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ मनीष और इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के सेकेंड वीक ऑफ फरवरी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू आर द फर्स्ट टू बी नोटिफाइड वेन एवर वी पोस्ट एनी सच वीडियो। तो शुरू करते हैं हिमाचल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करना। फर्स्ट, काउंट ऑफ ग्लेशियर लेक्स इन सतलुज बेसिन इज राइजिंग। तो जो हिमाचल में सतलुज नदी का बेसिन है उसमें ग्लेशियल लेक्स बढ़ रही हैं। अब ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर हम इस हफ्ते को देखें तो अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले उत्तराखंड में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें कुछ बर्फ़ के जो बहुत बड़े बड़े टुकड़े थे वो आकर नदी में गिरे, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड आया और उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। काफ़ी लोगों के मरने की भी खबर है। तो उससे बेसिकली जो एक कंसर्न एनवायरमेंटलिस्ट्स में आया है वो ये है कि क्या ये ग्लेशियल लेक बर्स्ट है। हालांकि अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है कि वो अवलांच की वजह से हुआ था या वो ग्लेशियल लेक बर्स्ट था। ग्लेशियल लेक बर्स्ट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक फिनोमिनन जिसमें ग्लेशियर के पिघलने की वजह से घाटी में या वैली में एक लेक बन जाती है पानी पिघलने की वजह से। उसके बाद जब ग्लेशियर में कभी कोई दरार आती है या ग्लेशियर का बहुत बड़ा टुकड़ा जब टूटता है तो वो उस झील में या पानी में गिर जाता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर जनरेट होता है और उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन कॉज होती है। कोई डैम बना हो तो वो टूट सकता है, कोई नहर बनी हो वो टूट सकती है और जितने भी इनहैबिटेबल या इनहैबिटेड एरियाज़ हैं वो सब पानी में सबमर्ज हो सकते हैं और लोग मर सकते हैं। तो ग्लेशियल लेक बर्स्ट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक फिनोमिनन। लेकिन अब उत्तराखंड की इस ट्रेजेडी के बाद से जो पहाड़ी एरियाज़ हैं उनमें एक स्टडी कंडक्ट होनी शुरू हो गई है बाय दो स्टेट गवर्नमेंट्स कि हमारे यहाँ पे इस तरह के सिनेरियोज़ कितने हैं जहाँ पर लाइकली या एक पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पर ग्लेशियर लेक बर्स्ट हो सकती है जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो सकती है। तो यही एक स्टडी हिमाचल प्रदेश में जो हुई है, अकॉर्डिंग टू दैट स्टडी द काउंट ऑफ ग्लेशियर लेक्स इन सतलुज बेसिन इज राइजिंग। अब हिमाचल में से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, चिनाब, सतलुज, रावी, ब्यास, इन सब के बेसिस जो हैं वो हिमाचल में हैं। तो उन नदियों के आसपास जो ग्लेशियर लेक्स हैं उनके बेसिन में कितनी ग्लेशियर लेक्स हैं, इसके ऊपर ये रिपोर्ट है जिसको हम देखते हैं। तो किसने ये रिपोर्ट रिलीज की है? स्टेट सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज इन द एचपी काउंसिल फॉर स्टेट साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये कुछ सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं ताकि इन लेक्स का, ग्लेशियर लेक्स का जो है प्रॉपर एक डेटा तैयार किया जा सके। एंड अकॉर्डिंग टू देम दीज ग्लेशियर लेक्स रिमेन अ मेजर कॉज ऑफ वरी फॉर हिमाचल प्रदेश एज वेल। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि नाथपा झाकरी, करचम वांगटू और बसपा, कुछ बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं। पोंग डैम है, पंडोर डैम है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स आर देयर इन हिमाचल। सैटेलाइट डेटा की मदद से ये सब मैप किया जा रहा है। हाईटेक कॉन्ट्रैप्शंस आर बीइंग यूज्ड। दीज न्यूली फॉर्म्ड लेक्स कुड नॉट बी मैप्ड, हालांकि इनको मैप नहीं किया जा सका। तो स्टेट सेंटर ने कोलैबोरेट किया स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC अहमदाबाद के साथ और अब ये सारी की सारी मैपिंग करके उसका एक प्रॉपर अकाउंट तैयार कर रहे हैं। 2019 की स्टडी का डेटा है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग सतलुज बेसिन में 562 ग्लेशियर लेक्स हैं विच इज़ द हाइएस्ट नंबर और ये बढ़ रहा है। ये बढ़ क्यों रहा है? उसका एक कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लेशियर लेक्स क्यों बढ़ रही हैं? ग्लेशियर लेक का मतलब है ग्लेशियर के पिघलने से बनी हुई लेक। तो वो क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि ओवरऑल जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा चिनाब बेसिन जिसमें 242 ऐसी लेक्स हैं विच अगेन इज अ वेरी हाई नंबर। ब्यास के बेसिन में 93 ऐसी लेक्स हैं और रावी के बेसिन में 37 इस तरह की लेक्स हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। The center has undertaken a detailed study of one of the most vulnerable lakes, Gipang Lake in Lahaul Spiti district. तो जो गिपांग लेक है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, ये एक बड़ा पोटेंशियल साइट मानी जा रही है, यहाँ पर ग्लेशियल बर्स्ट हो सकता है। सो ऑल दिस इज नाउ अंडर स्कैनर बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड इन उत्तराखंड। यहाँ पर न्यू हाईटेक गैजेट्स इंस्टॉल किए जाएंगे जिसकी मदद से थोड़ी सी एक डिज़ास्टर की फोर वार्निंग हो सकेगी। ये सब कुछ बेसिकली उत्तराखंड के डिज़ास्टर की वजह से ही हो रहा है ताकि कोई भी इस तरह का चेंज इन सभी बेसिन्स में आइडेंटिफाई किया जा सके। जितने भी रिवर बेसिन्स हैं इन सब में हाईटेक गैजेट्स इंस्टॉल किए जाएंगे अब गवर्नमेंट की तरफ से ताकि कोई भी एक तरह की डिज़ास्टर फोर वार्निंग हो सके कि यहाँ पर ग्लेशियर में कुछ होने वाला है, ताकि जो निचले एरियाज़ में लोग रह रहे हैं
उनको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया जा सके। हिमाचल suffered more than 800 crore loss due to flash floods in the Satluj River in 2000 and later in 2004 with the formation of Lake Parchu in the upper basin of Spiti River in Tibet posed threat to the villages downstream. तो ये कुछ important pointers हैं। अब ये disaster management के point of view से भी important है, environment and ecology के point of view से भी important है, geography के point of view से भी important है ये न्यूज़। तो आपको पता होना चाहिए ग्लेशियर लेक्स की प्रॉब्लम सभी हिली एरियाज़ में होती है और ये एनवायरमेंट इकोलॉजी से इसका डायरेक्ट रिलेशन है। और फिर इसको रोकने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा जो आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स में यूज़ हो सकता है कि बताइए ग्लेशियर लेक्स बर्स्ट जैसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले सकती है या कौन से स्टेप्स ले चुकी है या ले रही है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ऑफ कोर्स द ज्योग्राफी एंड द यू कैन से द इकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ग्लेशियर लेक बर्स्ट ऑल्सो शुड बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट एक सोशल प्रॉब्लम या फिर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक न्यूज़ है। प्यूकर विलेज सेलिब्रेट्स बर्थ ऑफ गर्ल्स ड्यूरिंग उत्सव। तो लाहौल जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक गोची उत्सव मनाया जाता है। अभी जो गोची उत्सव है स्नो फेस्टिवल के दौरान मनाया जाता है। तो जैसा कि हमने एक प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि स्नो फेस्टिवल एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है लाहौल स्पीति का और जनवरी के महीने में मनाया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली जनवरी फरवरी के महीने में मनाया जाता है। ये वो वक्त होता है जब लाहौल स्पीति वैली का जो कनेक्ट है वो बाकी के इंडिया से टूट चुका होता है बिकॉज ऑफ वेरी हैवी स्नोफॉल एंड आर्डुअस कंडीशंस। इस साल एक एक्सेप्शन रही क्योंकि उसमें से भी काफ़ी देर तक रोहतांग टनल की वजह से वो या अटल टनल की वजह से वो कनेक्टिविटी बनी रही। बट इससे पहले तक आज तक ये जो वैली है, ये जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, ये कुल्लू वैली से कटा रहता था करीब करीब 2 से 3 महीने के लिए। तो उस वक्त ये लोग मनाते हैं स्नो फेस्टिवल और उसके स्नो फेस्टिवल एक इज़ अ वेरी बिग टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे त्यौहार होते हैं या उत्सव होते हैं। इसी तरह एक होता है गोची उत्सव। दिस इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ स्नो फेस्टिवल ऑफ लाहौल और ये जनरली बॉयज़ के बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। ये लड़कों के जन्म को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। लेकिन प्यूकर यहाँ पर एक गांव है प्यूकर विलेज, वहाँ पर ये लड़की के जन्म को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया गया। जैसे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में लोहड़ी का त्यौहार जो मनाया जाता है वो अब तक जो है लड़के के बर्थ को ही या बॉयज़ के बर्थ को ही सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता था। लेकिन अब बहुत सालों से जो जैसे जैसे लोग प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, रैशनल हो रहे हैं, द सोसाइटी इज़ डेवलपिंग, अवेयरनेस इज़ बीइंग स्प्रेड, तब वो लड़कियों के बर्थ के लिए भी लोहड़ी का त्यौहार मनाने लग गए हैं। सिमिलरली इस तरह के इतने रिमोट एरिया में, गाँव में ये चेंज आना इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि अगर इतने रिमोट एरिया में, इतने बैकवर्ड एरिया में लोगों की सोच इतनी अच्छी हो रही है, देन दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द अ सोशल चेंज इन हिमाचल ऑन द मॉडल ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो एक तरह से इसको कोरिलेट करने की अगर हम कोशिश करें तो जैसे हरियाणा में बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने के लिए स्कीम चल रही है। सो इट इज़ ऑन दैट लाइन यू कैन से। और इस तरह से ये एक डोमिनो इफेक्ट आ सकता है। इट कैन बी अ मॉडल विलेज वेयर द सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ ऑफ फीमेल इज बीइंग डन, जिसको देख के बाकी विलेजेस में भी ये चेंज आ सकता है। अब अगर हम इस विलेज की बात करें या इस फेस्टिवल की बात करें तो ये जो उत्सव है ये शुरू होता है लोकल विलेज डेटी तंगज़र महादेव के यू कैन से वर्शिप से। उसके बाद लोग जो है वो गोची ग्रह में जाते हैं। गोची ग्रह इज द हाउस वेयर गोची इज ऑर्गेनाइज्ड एंड डांस टू द ट्यून ऑफ फोक इंस्ट्रूमेंट्स। लोकल पीपल सर्व ट्रेडिशनल डिशेज जैसे कि मार्चू एक ट्रेडिशनल डिश है यहाँ की। तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अगले साल से, ये तो ऐसा पहला साल था जब अटल टनल खुलने के बाद यहाँ पर लोगों ने, ये पहला साल था जब अटल टनल खुलने के बाद ये सीज़न आया है। अब इस साल से एडमिनिस्ट्रेशन को आइडिया हो गया है कि कितनी देर के लिए, क्योंकि अटल टनल होने के बावजूद भी कुछ दिनों के लिए स्नोफॉल इतनी ज़्यादा हो गई थी कि टनल भी बंद करनी पड़ी थी। बट पिछले सालों के मुकाबले करीब 1 से 2 महीने ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी बनी रही एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर्स। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन अगले साल से स्पेशल टाइप के व्हीकल्स अरेंज करेगी, जैसे कि 4x4 व्हीकल्स, अरेंजमेंट्स विल बी मेड टू रन 4x4 व्हीकल्स to connect all valleys of Lahore so that tourists can come here. स्नो फेस्टिवल अभी तक तो यहीं के लोग मनाते थे क्योंकि उनके पास उस वक्त करने को कुछ होता नहीं था और
वो अपना मन लगाए रखने के लिए दे यूज टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल इन जनवरी एंड फरवरी, क्योंकि वो वैसे भी इंडिया से उसका कनेक्ट उस वक्त टूट जाता है। तो इस वजह से अब उसको चेंज कर रहे हैं, इट्स नेचर इज बीइंग चेंज, नाउ टूरिस्ट्स आर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द स्नो फेस्टिवल। और इसके लिए हिमाचल सरकार की एक स्कीम है होम स्टे स्कीम, क्योंकि वहाँ पर होटल्स और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बड़ी कमी है, और अगर वो डेवलप हो भी रहे हैं तो वहाँ के लोग, कुछ लोकल्स उसके अपोज्ड हैं कि यहाँ की इकोलॉजी ख़राब हो जाएगी, यहाँ की सेरेनिटी ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से हिमाचल सरकार जो है वो लोगों को इनकरेज कर रही है कि छोटी छोटी हॉस्पिटैलिटी यूनिट्स बनाई जाएँ टूरिस्ट्स के लिए, जिसे होम स्टे स्कीम कहा जाता है, कि लोग घरों में ही एक एक दो दो कमरे इस तरह के बनाएं जहाँ पर टूरिस्ट रुक सकें और वहाँ के लोकल क्विजीन का, लोकल कल्चर का आनंद ले सकें। द टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ द वैली कुड बी हार्नेस्ड इन अ प्लान्ड मैनर। तो अभी के लिए होम स्टे स्कीम कैन बी गुड, वहाँ के लोगों को थोड़ी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, थोड़ी सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी, और वहाँ की इकोलॉजी को भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ओके उसके बाद ये एक छोटी सी न्यूज़ है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट फॉर्म में ये न्यूज़ है, इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है। इंडिया की पहली पेपरलेस ई कैबिनेट मीटिंग हिमाचल प्रदेश में की गई है। नाउ कैबिनेट हियर वी नो चीफ मिनिस्टर प्लस स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर प्लस स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो पेपरलेस ई कैबिनेट मीटिंग पहली हिमाचल प्रदेश में हुई है। हिमाचल हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव पेपरलेस ई कैबिनेट मीटिंग। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं, ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए, इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ई कैबिनेट, मेकिंग द एंड टू एंड प्रोसेसिंग ऑफ द कैबिनेट पेपरलेस बाय इंप्लीमेंटिंग द ई कैबिनेट एप्लीकेशन। अब जब भी कैबिनेट की मीटिंग होती है तो नए काफ़ी सारे डिसीजन लिए जाते हैं, काफ़ी सारे कागज़ों पे दस्तखत होते हैं, बहुत चीज़ें डिस्कस होती हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स जिनके ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन इस बार कोई ऐसा कागज़ नहीं था, इट वॉज टोटली डिजिटल। द एंटायर प्रोसेस from initiation of a cabinet memo, approval of cabinet memo through concerned secretary, chief secretary and concerned minister, and finally by the chief minister to place in the cabinet has been made online. किसी भी डिपार्टमेंट का जब कोई काम कैबिनेट में अप्रूव होता है, सबसे पहले उस डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उसे अप्रूव करते हैं, उसके बाद स्टेट के चीफ सेक्रेटरी जो कि स्टेट में सबसे बड़ी सिविल सर्वेंट की पोस्ट होती है, उसके बाद कंसर्न्ड मिनिस्टर के पास वो जाती है, फिर वो चीफ मिनिस्टर के साइन होते हैं। ऑल दिस प्रोसेस हैज़ बिन डन ऑनलाइन और डिजिटल सिग्नेचर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ई कैबिनेट मीटिंग हिमाचल ने कंडक्ट की है। नेक्स्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इन जनरल कल्चर से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तुलसी कल्टीवेशन गेट्स अ बूस्ट ड्यूरिंग कोविड इन हिमाचल। जितनी देर तक कोविड रहा हिमाचल में, करीब 7-8 महीने पिछले साल के, उस दौरान हिमाचल में तुलसी की कल्टीवेशन को थोड़ा सा बूस्ट मिला है। तुलसी कल्टीवेशन, अब जैसे आपने ये हेडलाइन पढ़ी तो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आने चाहिए कि क्यों तुलसी की कल्टीवेशन इंपॉर्टेंट है हिमाचल में, नंबर 1। नंबर 2, इसका क्या टूरिज्म पर कोई फ़र्क पड़ेगा? सेकंड, इसका क्या इकोनॉमी पर कोई फ़र्क पड़ेगा? थर्ड, इससे क्या वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी? फोर्थ, क्या इसके लिए सरकार की कोई स्कीम है या नहीं? और फिफ्थ इसका कंपोनेंट हो सकता है कि क्या यहाँ पे तुलसी में कोई स्पेशल क्वालिटी है जो बाकी इंडिया में उग रही तुलसी से किसी तरह से डिफरेंट हो सकती है? अगर है तो क्या इसको जीआई टैग मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो उससे इकोनॉमी पे क्या फ़र्क आएगा? कैन इट बी अ यूनिक प्रॉस्पेक्ट फॉर हिमाचल प्रदेश? डज इट हैव एनी यूनिक क्वालिटीज़ इन फ्रेग्रेंस, इन टेस्ट, लाइक दिस? या क्या इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं? अगर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं तो क्या ये मेडिसिन में यूज़ हो सकता है? क्या जड़ी बूटियों में इस्तेमाल हो सकता है? डज इट हैव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सेटअप करने का इसमें पोटेंशियल है या नहीं? ये इतने सारे क्वेश्चन हैं जो आपके आंसर, आपके दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए, राइट? तो ये जितने भी मैंने क्वेश्चन बोले हैं सब इसके पोटेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पर आप ये पॉइंट यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं इसको। तो तुलसी जो है लोअर रीजन्स ऑफ हिमाचल में, इन द लोअर रीजन्स ऑफ द स्टेट, यहाँ पर ये ज़्यादा उगाई गई है। एवरीवन फोकसिंग ऑन बिल्डिंग इम्यूनिटी। काढ़ा जो है, काढ़ा पिया जाता है, एक काढ़ा जो कि कोरोना के टाइम में बड़ा फेमस हुआ, कि जो हम देसी काढ़ा पीते हैं जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ डाली जाती हैं, उसमें तुलसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिससे कि इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो मतलब इसकी डिमांड सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है। एंड तुलसी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फोरमोस्ट इम्यूनिटी बिल्डिंग हब, फोरमोस्ट इम्यूनिटी बिल्डिंग हब है ये। एंड
ये किसने जानकारी दी है? रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सिस्टम्स इन मेडिसिन जोगिंदर नगर के प्रोजेक्ट ऑफिसर ने ये जानकारी दी है। जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद है स्टेट का, ये लोगों को एनकरेज कर रहा है पिछले कई सालों से कि वो मेडिसिनल प्लांट्स उगाएं। दे शुड rear medicinal plants. Around 500 plants have been identified as medicinal plants in the state. Important है, करीब 500 प्लांट्स हैं जो आइडेंटिफाई कर चुकी है स्टेट की ये 500 तरह के प्लांट्स हैं जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, आपको इन्हें उगाना चाहिए। Besides providing plants for cultivation, preferably in clusters, it is not commercially viable. देखो इसको अगर बहुत बड़े स्केल पे उगाया जाता है तभी ये कमर्शियली वायबल होते हैं। अब आप सोचोगे अगर इतने ही बेनिफिट्स हैं मेडिसिनल प्लांट्स को उगाने के तो लोग उगाते क्यों नहीं हैं? द रीज़न इज़ इट इज़ नॉट कमर्शियली वायबल, बहुत ज़्यादा वायबल नहीं है। तभी हो पाते हैं अगर इसको बहुत बड़े एरिया में उगाया जाए, अदरवाइज बहुत छोटे एरिया में इट इज़ नॉट रेलिवेंट। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है? गवर्नमेंट इज़ गिविंग सब्सिडी फॉर इट टू द ट्यून ऑफ 30% to 70% पर हेक्टेयर। इतनी सब्सिडी देंगे हम आप, लेकिन ये मेडिसिनल प्लांट्स उगाओ यहाँ पे। Subsidy in the lower region is 30% and in the upper region it is 70%. उसके बाद मार्केट लिंकेजेस भी स्टेट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। सब्सिडी, मार्केट लिंकेजेस बाय ब्रिंगिंग बोथ बायर्स एंड सेलर्स एट अ कॉमन प्लेटफॉर्म। तो ये पॉइंटर्स हैं आपके लिए। पहला कि सब्सिडी दे रही है सरकार, दूसरा कि मार्केट लिंकेजेस क्रिएट कर रही है। अब किसान जो है वो उगा तो लेगा मेडिसिनल हर्ब, लेकिन उसको खरीदार भी चाहिए उसके लिए। मे बी अ टी मेकर, मे बी एनी अदर FMCG प्रोडक्ट, जैसे कई टूथपेस्ट्स हैं जिनमें तुलसी का फ्लेवर के लिए तुलसी की रिक्वायरमेंट होती है, या कई तरह के ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें तुलसी पाउडर जैसे बनता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। तो फूड प्रोसेसिंग, FMCG सेक्टर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये सब प्रॉस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज हैं तुलसी के लिए। उसके अलावा रेस्टोरेंट्स, होटल्स आर ऑलवेज देयर। तो लोगों को एनकरेज किया जा रहा है कि वो वेस्ट लैंड में जहाँ पर फसलें नहीं उगती वहाँ पर तुलसी उगा लें, ताकि एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम की तरह भी फार्मर्स के लिए काम करे। तो ये इतने सारे इसके बेनिफिट्स जो हैं, सरकार इसको प्रमोट करने की इसीलिए कोशिश कर रही है। देन फाइनली द हर्ब्स दैट आर फाउंड इन हायर ऑल्टीट्यूड्स आर ऑफ एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी एंड हैज देयर डिमांड इज़ वेरी हाई। ये है कुछ यूनिक बातें, यानी कि जो तुलसी अपर हिमालयाज वाले रीजन्स में उगाई जाती है उनमें एक स्पेसिफिक क्वालिटीज़ होती हैं जो कि बहुत हाई क्वालिटी होती है और उसके ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं। The cultivation of high altitude herbs can fetch a very good price to the farmers. There is no competition for the higher altitude herbs. तो ये है वो यूनिकनेस जो हायर ऑल्टीट्यूड तुलसी में पाई जाती है। अदरवाइज बाकी जो लोअर ऑल्टीट्यूड वाले एरियाज हैं वहाँ पर तो वो तुलसी तो कहीं भी उग सकती है, लेकिन हायर ऑल्टीट्यूड एरियाज, दिस इज द यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन ऑफ हिमाचल प्रदेश तुलसी। ओके, इसमें आप अपने आइडियाज ऐड कर सकते हो कि अगर ये हायर ऑल्टीट्यूड वाली तुलसी इतनी ही यूनिक है, then that means it can get a GI tag sometime in the future. तो इस तरह की चीज़ें। Next, Himachal Pradesh is the top performer in biomedical waste management. Central Pollution Control Board ने एक रिपोर्ट पेश की है, सबमिट की है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में, और उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन एडजज्ड एज द बेस्ट स्टेट इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट है ये, कोरोना टाइम में बहुत सारा बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हुआ है। सो ऑन द बेसिस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, तो किसने कंडक्ट किया, किस रूल्स के तहत ये सर्वे कंडक्ट हुआ, और कौन कौन से और स्टेट्स हैं या यूटीज़ हैं जिनको अच्छा माना गया है टॉप परफॉर्मिंग स्टेट, अलॉन्ग विद चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी एंड वेस्ट बंगाल। तो 3 ये यूनियन टेरिटरीज हैं और एक स्टेट वेस्ट बंगाल प्लस हिमाचल तो है ही। सो दीज 5 स्टेट्स एंड यूटीज़ हैव बीन एडजज्ड एंड हैव दे टोटल स्कोर ऑफ 21 आउट ऑफ 24। तो 24 क्राइटेरिया हैं बायोमेडिकल वेस्ट को कलेक्ट करने के, उसको डिस्पोज ऑफ करने के, उसमें से 21 क्राइटेरिया को ये सारे के सारे जो है वो फुलफिल करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। इसके 12 KPIs हैं या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं स्टेट्स को एक्सेस करने के लिए, ताकि वो इन रूल्स को प्रॉपरली कंप्लाई कर सकें, इनको इम्प्लीमेंट कर सकें। Pursuant to the notification of new regulation in 2016, the state board had taken several initiatives to sensitize the stakeholder institutions. 2016 में जब ये रूल आए तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, अब कौन से इंस्टीट्यूशन है जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करते हैं,
They are allopathic hospitals, clinics, then Ayurvedic clinics and hospitals, veterinary hospitals and institutions. यही सारे हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करते हैं. ताकि कंप्लायंस को अच्छा किया जा सके, इन सभी इंस्टीट्यूशंस को सेंसिटाइज किया गया, इन्हें समझाया गया. More than 100 training and workshops were organized at the state level, at the district level and at the local levels to bring all institutions under regulatory ambit of the rules. अब बेसिकली होता ये है कि बायोमेडिकल वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए एक अलग वैन आती है जो कि जितने भी डेंटल क्लिनिक्स हैं, जितने भी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, वेटरनरी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स या नर्सिंग होम्स हैं, उन सब से बायोमेडिकल वेस्ट को कलेक्ट करती है. बायोमेडिकल वेस्ट इज कलेक्टेड इन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डस्टबिन्स. उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट यू जस्ट नीड टू नो 3 तरह के डस्टबिन्स होते हैं. जैसे जो नॉर्मल हमारा कचरा होता है घरों का, उसे 2 तरह से हम क्लासीफाई करते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. और उसके लिए 2 तरह के डस्टबिन्स अब स्वच्छ भारत अभियान के अंडर ऑलरेडी लग रहे हैं, बहुत जगह तो लग भी चुके हैं, ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का. सिमिलरली बायोमेडिकल वेस्ट के लिए 3 तरह के डस्टबिन्स होते हैं, जिनमें एक में बायोमेडिकल वेस्ट आ जाता है, जैसे सिरिंजेस, राइट, ब्लड रिमेन्स, या फिर जितने भी हाईली इन्फेक्टिव मटेरियल होता है, जैसे मास्क्स हो गए, पीपीई किट्स, स्पेशली इन टाइम्स ऑफ कोरोना. तो इस तरह की चीज़ें जो बहुत इन्फेक्टिव होती हैं, फिर उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए देयर इज अ मशीनरी विच हैज़ टू बी इंस्टॉल्ड समटाइम्स इन द हॉस्पिटल इटसेल्फ. जैसे सिरिंजेस होती हैं, द मोमेंट अ सिरिंज इज यूज्ड, तो उस सिरिंज को फिर एक मशीन में डालकर तोड़ दिया जाता है, विच इज़ कलेक्टेड एट अ सेपरेट प्लेस. उसको डिस्पोज ऑफ करने का, उसको डिसइंफेक्ट करने का एक अलग मैकेनिज्म है. तो ये सब कुछ 2016 के रूल्स के अंडर स्पेसिफाइड है. Despite the COVID pandemic, the state regulatory agency put in the best efforts to enforce the measures for biomedical waste. और 4000 हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्हें ऑथराइजेशन मिल चुकी है, यानी कि वहाँ से बहुत अच्छे से बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्ट होता है, प्रोसेस होता है और डिस्पोज ऑफ किया जाता है. राइट, तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है. नेक्स्ट एक थोड़ी सी स्ट्रेंज न्यूज़ है, लेकिन ये सोशल चेंज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. ये सोशल एस्पेक्ट ऑफ द स्टेट. तो हिमाचल प्रदेश के एक सोशल वर्कर हैं सोल्ट्रिम चौंजौर. सोल्ट्रिम चौंजौर इनका नाम है, और ये लद्दाख में रहते हैं, इन द स्टोंगडे विलेज इन लद्दाख. इनको रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है भारत सरकार ने. क्यों सम्मानित किया इन्होंने पद्मश्री अवार्ड से? ये सोशल वर्कर हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया है. क्या किया है इन्होंने? He constructed a 38 kilometer long stretch of road from Kargyak village in Zanskar valley of the Ladakh region towards Darcha village in Lahaul and Spiti district. हिमाचल के अपर रीचेस में और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अपर रीचेस में कुछ ऐसे एरिया हैं जो अभी तक प्रॉपर रोड कनेक्टिविटी जहाँ तक नहीं है. तो वो इन्होंने एक रोड कंस्ट्रक्ट की है जस्कार वैली से लेकर दर्चा विलेज तक, जो कि लाहौल स्पीति को जोड़ता है लद्दाख से. सो दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट, और इन्होंने सिंगल हैंडेडली किया है. 2014 से 2017 तक 3 साल इन्होंने लगाए रोड कंस्ट्रक्ट करने में, और इन्होंने अपनी जेब से 57 लाख रुपए खर्चे हैं उस रोड को बनाने के लिए. अपनी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेच दी ताकि उस रोड को बना सकें. बेसिकली इन्होंने वहाँ के लोगों की तकलीफ़ें देखी, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं, कोई एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं, खाने पीने की दिक्कत, इसलिए इन्होंने रोड कनेक्टिविटी को बनाने का बीड़ा जो है वो उठाया. तो इनकी इस एक्टिविटी को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने भी नोटिस किया, recognized by BRO, which later took the responsibility of constructing the road from Darcha ahead of Shinkula Pass in Lahaul towards Padam village. तो उसके आगे की जो रोड थी वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बना दी. So that is how he brought social change in the entire region, और इस वजह से इन्हें पद्मश्री दिया गया है. तो इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ हो जाती है. नेक्स्ट, स्वर्णिम वाटिका ड्राइव लॉन्च्ड. स्वर्णिम वाटिका ड्राइव चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की ऑन द ओकेजन ऑफ 50 years of statehood of हिमाचल प्रदेश. तो एक चेरी ब्लॉसम का पेड़ लगाया जिसे लोकली पज्जा कहा जाता है. तो क्या है ये स्वर्णिम वाटिका? स्वर्णिम वाटिका इज अ स्कीम ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसे कि स्वर्णिम वाटिका लगाई जाएगी हर एक कंस्टिट्यूएंसी में. दिस वुड क्रिएट एस्थेटिक स्पॉट्स फॉर पीपल टू रिलैक्स एंड एंजॉय. स्वर्णिम वाटिका मीन्स बहुत बड़े बड़े गार्डन्स बनाए जाएंगे हर एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में, to enhance the forest cover of the state. प्लस एस्थेटिकली अच्छी स्पॉट्स होंगे जहाँ पर लोग आकर रिलैक्स कर सकेंगे. इससे कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज़ को कंजर्व भी किया जा सकेगा. राइट,
स्टेट के फॉरेस्ट, यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम है मिस्टर राकेश पठानिया। तो इनका लक्ष्य है कि कम से कम 68 स्वर्णिम वाटिकास बनाई जाएं। क्यों? क्योंकि हिमाचल में 68 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं। चेरी ब्लॉसम के सैपलिंग्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। तो दैट मीन्स आपका टूरिज्म भी हो गया, आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी भी हो गया, ऑल दैट कवर्ड इन दिस न्यूज़ आइटम। एक रिपोर्ट है, 39% पीपल इन हिमाचल सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी, 11.5% आर डायबिटिक। ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? द स्टेटस ऑफ हेल्थ केयर इन हिमाचल। देन ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस एजेंसी ने इसे लॉन्च किया है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च इंडिया डायबिटीज़, इस रिपोर्ट का नाम है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि 77% लोग जो हैं दे सफ़र फ्रॉम डिस्लिपिडेमिया, एबनॉर्मल लेवल ऑफ लिपिड्स इन द बॉडी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज ने भी इसको वेरीफाई किया है। हिमाचल रैंक 7th इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ की बीमारी के मामले में हिमाचल में 7वां सबसे ज़्यादा इफेक्टेड राज्य है। तो ये एक परसेप्शन होती है कि हिमाचल में लोग बहुत एक्टिव होते हैं, वो जल्दी मोटे नहीं होते, उनको ज़्यादा बीमारियाँ नहीं लगती, बट दिस सर्वे इज़ एक्चुअली द ऑपोजिट ऑफ दैट, कि लोगों में बहुत बीमारियाँ बढ़ रही हैं। और इनफैक्ट जैसे एब्डोमिनल ओबेसिटी है, जो मोटापा है एब्डोमल के आसपास, वो 4th वर्स्ट स्टेट है हिमाचल। और हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ के लोग बहुत एक्टिव होते हैं। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली सो। हाइपरटेंशन 31% लोगों में मिली है। सो ये डेटा 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से भी जो है वो मैच करता है। दैट मीन्स देयर इज़ अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन फॉर इम्प्रूविंग द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ हरियाणा। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज़ आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हिमाचल की इस हफ्ते के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।